तो हम लोग करने चल रहे हैं स्टेनोग्राफर 2025 इंग्लिश। सारे के सारे शिफ्ट इसमें इंक्लूड होंगे कि कॉमन एरर के क्वेश्चन, जिसमें कुल 72 क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन है, देखो 6 अगस्त 2025 को शुरू हुआ था ये पेपर स्टेनोग्राफर वाला। शिफ्ट 1 में 6 अगस्त के शिफ्ट 1 में देखिए पूछा क्या गया था। चूंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सारे क्वेश्चन किसके हैं, कॉमन एरर के हैं, तो स्टेटमेंट बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सीधे सीधे किस पे आएंगे, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि सी मेड अ क्विकली डिसीजन विदाउट थिंकिंग। सी मेड अ क्विकली डिसीजन विदाउट थिंकिंग। तो इसमें क्विकली को इन्होंने अंडरलाइन भी कर दिया है और पूछ रहे हैं कि क्या इसके यूज में, या पूछा इन्होंने कि किसके यूज में कोई गड़बड़ी, अंडरलाइन भी कर दिया है। उसके बाद आपने डिसीजन मेड थिंकिंग क्विकली ये दे भी दिया है। लेकिन चलिए हमें इसमें पूछ के देख, इसके अंडरलाइन करने से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्विकली का 4 ऑप्शन दिया नहीं है, तो फायदा नहीं है उनके अंडरलाइन करने का। आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि कहीं गलती डिसीजन में है, कि मेड में है, कि क्विकली में है, कि थिंकिंग में है। सेंटेंस पढ़ते हैं एक बार फिर से। शी मेड अ क्विकली डिसीजन विदाउट थिंकिंग। विदाउट थिंकिंग, विदाउट चूंकि प्रीपोजिशन है, इसके बाद वर्ब की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो ये करेक्ट है। ठीक है, सी मेड अ क्विकली डिसीजन, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है, ये भी अपनी जगह पर ठीक है। डिसीजन में कोई गलती नहीं है। अब एक चीज देखना है आपको कि डिसीजन क्या है, नाउन है। डिसीजन अगर नाउन है तो इसके पहले क्या चाहिए था, हमको एडजेक्टिव चाहिए था। ठीक, एडजेक्टिव चाहिए। और क्विकली क्या है, एक्चुअली क्विकली एडवर्ब है, तो ये यहाँ क्विकली की जगह पर क्या होना चाहिए, एक्चुअली होना क्या चाहिए था, क्विक डिसीजन। सी मेड अ क्विक डिसीजन विदाउट थिंकिंग। क्यों, एक बार फिर से समझ लीजिए कि डिसीजन नाउन है, नाउन के पहले हमको एडजेक्टिव की डिमांड है, और जो वर्ड दिया हुआ है क्विकली वो एडवर्ब है, इसलिए ये क्विकली नहीं होगा, यहाँ पे क्विक होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, यही वाला आंसर गलत हो गया। इसकी जगह पर एक्चुअली होना चाहिए था क्विक, क्विकली गलत हो गया है। चलिए, तो पहले का ऑप्शन रहा कौन सा, पहले का ऑप्शन रहा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिया कि बाय द टाइम दे अराइव द कंसर्ट हैड एंडेड। बाय द टाइम दे अराइव द कंसर्ट हैड एंडेड। इसमें इन्होंने जो आंसर दिया है वो अराइव का दिया है। मैं आपको दो चीजें समझाता हूं। जब हम बाय द टाइम से कोई चीज शुरू करते हैं, ठीक है ना, बाय द टाइम, तो सेंटेंस होना क्या चाहिए। आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करिएगा। मान लीजिए हम सेंटेंस, इस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट लग सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट समझाना है, पहले इसको समझ लीजिए आप। बाय द टाइम या बिफोर, दोनों में कोई भी चीज लगी हो, बाय द टाइम। बाय द टाइम के साथ आपके सामने दो सिचुएशन हो सकती हैं। बाय द टाइम के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आप लगाएंगे तो उसके बाद का जो टेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। क्या होगा, बाय द टाइम के साथ फ्यूचर परफेक्ट यूज किया जाता है, मतलब विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए। और अगर बाय द टाइम के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपका होना क्या चाहिए, आपका होना चाहिए था इसके साथ में फ्यूचर, सॉरी पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब इसमें से दो चीजें हैं। अब नीचे आप क्वेश्चन पर देखिएगा, फोकस करिए क्वेश्चन पर, देखिएगा क्वेश्चन पे इन्होंने कहा बाय द टाइम में लगा हुआ है। ठीक है, ये बाय द टाइम लगा हुआ है। बाय द टाइम के बाद यहाँ क्या लिखा, दे अराइव। दे अराइव क्या हो गया आपका, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया सीधे सीधे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, हैड एंडेड। मैं उसको यहाँ पे लिख दूं, हैड एंडेड लिखा हुआ है। हैड एंडेड क्या हो रहा है, ये हैड एंडेड पास्ट परफेक्ट है। क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट। और जो सेंटेंस का सेंस है वो भी कहाँ जा रहा है, पास्ट परफेक्ट। दो काम कर सकते हैं। बाय द टाइम दे अराइव, अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को रहने देते हैं तो गलत किस में हो रहा है, गलत फिर इसमें हो रहा है, क्योंकि होना चाहिए द कंसर्ट विल हैव एंडेड, कंसर्ट विल हैव एंडेड। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्यूचर में नहीं जाते हैं, हम द कंसर्ट हैड एंडेड को, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट वाले पैटर्न को लेते हैं, द कंसर्ट हैड एंडेड। अगर हम इसको सही मान लेते हैं तो हमें पास्ट, यहाँ क्या चाहिए था, हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए था। यानी कि जो ये अराइव लिखा है, अराइव, ये अराइव जो है वो होना चाहिए था अराइव्ड। बाय द टाइम दे अराइव्ड, मतलब जब तक वो यहाँ पहुंचे तब तक प्रोग्राम खत्म हो चुका था।
तो इनका कहने का मतलब है कि यहाँ होना क्या चाहिए था, यहाँ अराइव्ड लगना चाहिए था। हालांकि आपके एसएससी ने इसी वाले आंसर को सही माना है, ठीक है। ये कारण है सही है इनका भी कि अगर हम बाय द टाइम के साथ एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लगाएंगे, दूसरा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो ये वाला पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। इनका ये कहना सही है। लेकिन हो ये भी सकता था कि बाय द टाइम के साथ अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, जैसे कि जिस समय तक वो यहाँ पहुंचेंगे तब तक प्रोग्राम खत्म हो चुका होगा, द कंसर्ट विल हैव एंडेड भी हो सकता था, ठीक है। फिलहाल चाहे तो आप यहाँ हैड एंडेड को विल हैव एंडेड कर दीजिए, चाहे आप अराइव्ड को कर दीजिए, तो फिलहाल दोनों आंसर ही सही होते, ठीक। अब इसमें से इन्होंने आपके कमीशन ने इसको सही माना था। फिलहाल मैंने आपको दोनों का कंसेप्ट दे दिया। बाय द टाइम के साथ अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो क्या करना है आपको, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि ही वाज सीनियर देन मी इन कॉलेज, ही वाज सीनियर देन मी इन कॉलेज। इसको लेकर के कोई आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप एडजेक्टिव में कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, लैटिन भाषा के एडजेक्टिव्स हैं 4 5 6 हैं। देखो उसमें कौन कौन से हैं, जैसे एक वर्ड है जूनियर, ठीक है, जूनियर, ठीक है, और सीनियर। कुछ वर्ड्स में लिख दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, सुपीरियर के साथ इंफीरियर है, ठीक है, इंफीरियर है, नीचे लिख दे रहा हूं। एक है एंटीरियर, ANTERIOR, एंटीरियर है, प्रियर है, और एक पोस्टीरियर है। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये लैटिन भाषा के हैं सबके सब, और ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। तो इनके साथ क्या करना होता है, खास तौर से आप ध्यान रखिएगा, स्पेशल बात कि इनके पहले आप मोर मोस्ट नहीं लगा सकते हो। अगर इनके पहले आप चाहो कि मोर जैसे मोर जूनियर, मोर सीनियर ऐसा लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते हो। दूसरी बात, इनके बाद दैन नहीं लगता है, ठीक है ना। खास बात है कि इनके बाद दैन नहीं लगता, मैं ये काट दे रहा हूँ, इनके साथ दैन नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगता है टू। ये जितने भी लिखे हैं जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, प्रियर, पोस्टीरियर, इन सबके साथ दैन नहीं टू लगता है, और इनके साथ मोर मोस्ट लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी कंपैरेटिव में ही होते ही हैं। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर देखते हैं कि इसमें गलत एक्चुअली क्या हुआ है। ये क्या लिखा है, सीनियर, ठीक है ना, क्या दिया है, सीनियर। सीनियर के साथ अभी मैंने कहा था वर्ड है ये सीनियर, यहाँ पर है, तो सीनियर के साथ मैंने मना किया कि दैन नहीं लगता है, सीनियर के बाद क्या लगता है, टू लगता है। तो फिलहाल आपका आंसर कौन सा गलत होगा, कौन सा आंसर गलत माना जाएगा, ये दैन। जब आप सीनियर के साथ दैन लगाओगे तो गलत हो जाएगा, सीनियर के साथ टू लगना चाहिए था। आपका आंसर कौन सा हुआ, ए वाला। इस क्वेश्चन का आंसर ए है। चलें अब आगे। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 पर पहुंच गए ना, हाँ ठीक है, क्रम में ही तो चल रहे हैं, कोई भाग के तो कर रहे नहीं है। चलिए तो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा कि शी हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 5 years। अगर हम यहाँ से ईयर्स हटा के यहाँ ले लेते हैं, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। 5 years, तो यहाँ पे क्या लिखा, 5 years। 5 ईयर, जब आप किसी नंबर के साथ टाइम यूज करते हैं, नंबर के साथ टाइम का मतलब हुआ किसी नंबर के साथ 2 3 4 ऐसे कोई नंबर लिखा हो, उसके बाद आवर्स लिखे हों, डेज लिखे हो, मंथ्स लिखा हो, वीक्स लिखा हो, ईयर लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा होता तो हम इसको क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या मानते हैं इसको, पीरियड ऑफ टाइम। आप लोगों ने टेंस में पढ़ा होगा, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर लगता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैज़ बीन टीचिंग। हैज़ बीन टीचिंग का मतलब ये कौन सा हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं प्रेजेंट नहीं डाला हूँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें सिंस फॉर के साथ टाइम लगता है, लेकिन सिंस कब लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। 5 years लिखा हुआ है, 5 years मतलब 5 साल से, ये पीरियड हो गया, पीरियड हो गया तो यहाँ सिंस नहीं लगना चाहिए था, क्या लगना चाहिए था, फॉर लगना चाहिए था। सिंस फॉर का यूज आप लोग प्रीपोजिशन में पढ़ा होगा, मैंने जो प्रीपोजिशन पढ़ाया उसमें भी सिंस फॉर का यूज आप लोगों को अच्छे से बताया है। तो यहाँ क्या गलत हो गया भाई, यहाँ गलत हो गया आपका सिंस, ये सिंस नहीं होगा, इस सिंस की जगह पर होना चाहिए था फॉर 5 years। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, इस वाले का आंसर हो जाएगा डी। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए इस वाले में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस बार एरर इन्होंने थोड़ी अलग टाइप की पूछी है, अलग टाइप में पूछने का ढंग ही अलग किया है इन्होंने। जैसे इन्होंने देखो अभी आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन सेंटेंस है
और ये देख लिया यहाँ पे ऑप्शन सेंटेंस हैं, वही वाले क्वेश्चन सेंटेंस जो है वही वाले ऑप्शन सेंटेंस हैं। इसमें से आपको ABCD देखना है, यहाँ से क्या करना है, ABCD आपको यहाँ से देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन सेंटेंस यहाँ से देखना है। अब ABCD भी जहाँ दिया वहाँ पे देखो, चौथा ऑप्शन पहले दे दिया, तीसरा सेंटेंस उसके बाद दे दिया, पहला सेंटेंस थर्ड पे दे दिया, दूसरा सेंटेंस। तो जब हम यहाँ से आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं ढूंढ पाएंगे कि यहाँ सेंटेंस सीक्वेंस में नहीं मिलेगा तो हमको एरर भी नहीं मिलेगी। एरर के लिए आपको यही वाला सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, यहीं से एरर निकालेंगे फिर वहाँ से ऑप्शन देखेंगे। यहाँ लिखा है कि द टीचर हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर। द टीचर के लिए इन्होंने हु लगाया है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हैड कंडक्टेड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, यहाँ कोई एरर नहीं है। द वर्कशॉप अर्लियर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स, अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स, यहाँ अलॉन्ग विद किसको जोड़ रहा है, अलॉन्ग विद के बाद आ रहा है ये टीचर और हिज असिस्टेंट्स, दो लोग आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा हैव सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट टू बोर्ड बिफोर द डेडलाइन लास्ट वीक। अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पर दे रहा हूँ, बस केवल इतने से समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए। जैसे मान लो मैं कहीं लिखूँ का राम और यहाँ लिखा अलॉन्ग विद लिखा है ना, यही ले लेता हूँ, राम अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स। अब लिखा है कि हैव कम, राम अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स हैव कम। इसमें आपको कोई गलती निकालनी होगी तो क्या करेंगे, देखिए राम एक सब्जेक्ट हो गया, हिज फ्रेंड्स दूसरा हो गया। राम को अलॉन्ग उसके फ्रेंड्स को जोड़ा कैसे है, अलॉन्ग विद से, ये क्या हो गया, राम पहला सब्जेक्ट हो गया, हिज फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट हो गया। जब दो सब्जेक्ट्स को हम अलॉन्ग विद से जोड़ते हैं तो जो हैव है वो किसके अकॉर्डिंग लिखेगी, राम के अकॉर्डिंग लगेगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो हैव किसके लिए, राम के लिए लगेगी और यहाँ पर हैज लग जाएगा, ठीक है ना। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, अलॉन्ग विद लगा है, अलॉन्ग विद के पहले दो, इसके बाद दो हैं, एक असिस्टेंट्स लिखा हुआ है और एक कहाँ क्या दिया है, टीचर लिखा हुआ है, टीचर। अब ये जो बाद में सेंटेंस लिखा हु हैड कंडक्टेड द वर्कशॉप अर्लियर, ये आपको गुमराह करने के लिए, आपको मिसलीड करने के लिए लगा, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। राम यहाँ लिखा हुआ द टीचर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स हैव सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट। अब यहाँ द टीचर अलॉन्ग विद हिज असिस्टेंट्स दो लिखे हुए हैं, तो जब अलॉन्ग विद से जोड़ोगे तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ये जो है बस है किसके लिए लग जाएगी, टीचर के लिए लग जाएगी, टीचर के लिए लगेगी। तो जहाँ हैव लिखा है वहाँ हैज होना चाहिए था, हमारा आंसर मिल गया। चलिए आंसर ढूंढते हैं, हमें लगाना कहाँ है, हैव सबमिटेड, यही है ना हैव सबमिटेड, इस हैव की जगह पर होना क्या चाहिए था, हैज होना चाहिए था। क्लियर, आंसर कौन सा हो गया, बी, ठीक है ना। यहाँ आंसर नहीं मिलेगा ढूंढ के, वहीं सॉल्व करेंगे, आंसर तो यहाँ मिलेगा, यहाँ पे खाली आपको ऑप्शन मिलेंगे। आंसर अगर सोचो कि हाँ हम ढूंढ लें तो यहाँ से सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी किसी मतलब करीब इसी तरह का है, तो इनको भी पढ़ के देखते हैं एक बार, ठीक है, इनको भी हम लोग पढ़ के देखते हैं। क्या लिखा है, ईच पार्टिसिपेंट हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, वर गिवन अ वेलकम किट अलॉन्ग विद द प्रोग्राम शेड्यूल एंड मैप एट द हेल्प डेस्क नियर द एंट्रेंस, ठीक है। अब यहाँ भी अलॉन्ग विद लगा हुआ है लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखो ईच पार्टिसिपेंट, यहाँ लिखा ईच पार्टिसिपेंट हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट, ये हु रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर द इवेंट, इसको गोली मारो, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है, ये वर गिवन, ईच पार्टिसिपेंट। देखो आपको एक चीज़ पता होगा, भली भांति पता होगा, जैसे हम लोग कहीं लगाते हैं ना, ईच लगाते हैं या एवरी लगाते हैं, ईच या एवरी, इन दोनों के बाद नाउन कैसा लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है, पक्का है। चलिए तो यहाँ पर जो ईच पार्टिसिपेंट ये सब्जेक्ट है, ईच पार्टिसिपेंट के लिए वर्ब कौन सी लगी हुई है, वर गिवन लगा हुआ। तो अब ये देखो वर्ब क्या है, ईच पार्टिसिपेंट के लिए लग सकता है क्या, आप देखिए ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, ईच पार्टिसिपेंट आपका सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। ईच पार्टिसिपेंट के लिए वर्ब वर नहीं लग सकता ना, इसलिए यहाँ क्या लगना चाहिए था, वाज लगना चाहिए था। सेंटेंस केवल बड़ा कर दिया है, रिलेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं हुआ, वही रिलेशन है।
ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप ढूंढ लेना पड़ेगा, आपको पहचान लेना पड़ेगा, खाली इतनी मुश्किल कर रहे हैं लोग। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए एरर कहाँ मिलेगी आपको, ये वर्ब गिवन जो लिखा हुआ यही गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ईच पार्टिसिपेंट के साथ वाज लगना चाहिए था, वर नहीं लगना चाहिए था। फिर से आंसर कौन सा हुआ, बी हुआ आपका। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन बड़ा किया है जी, और कुछ नहीं कॉम्प्लिकेट किया है इन्होंने, सब इजी है। अब आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन वही उसी टाइप का फिर है, यहाँ लिखा इन्होंने वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स, वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर, वन ऑफ यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ के बाद ये प्लूरल नाउन, गेस्ट स्पीकर्स क्या हो गया, प्लूरल नाउन। ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं है, तो ये ठीक है। हु एड्रेस्ड द सेमिनार एंड इंटरैक्टेड विद स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हु इन्होंने लगा दिया, हु वाला सेंटेंस ना, गोली मारो इसको। मैंने इसके पहले वाले तीन के तीनों सेंटेंस में हु लगा के दिया आप इन्होंने, क्यों हु लगा के एक सेंटेंस दे दिया, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। मेन सेंटेंस कहाँ है, इतना को आप गोली मार दीजिए, ठीक है ना, सीधे सीधे। अब आएगा वन ऑफ द स्पीकर्स, यहां से वन ऑफ द स्पीकर्स वर प्रेज्ड वाइडली फॉर देयर क्लैरिटी एंड एंथुजियाज्म, ठीक है ना, ऐसे सीधे यहाँ पकड़ना है आपका। ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी, तो वन ऑफ द, इस वर प्रेज्ड का सब्जेक्ट कौन है, बोलो इस वर का सब्जेक्ट कौन है, इस वर का सब्जेक्ट है सीधे वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स। क्या है, वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर, ये सब्जेक्ट हो गया। वन ऑफ द गेस्ट स्पीकर वाज प्रेज्ड, एक गेस्ट स्पीकर में से एक को थी बड़ी तारीफ मिली थी। वन ऑफ लिखा हुआ है ना यहाँ, वन ऑफ ये सब्जेक्ट होगा इसका, तो यहाँ जो वर्ब लिखा हुआ है वर्ब गलत हो जाएगा, यहाँ होना क्या चाहिए, वाज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैटर है। एक बार फिर, तीन के तीनों क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थे। जब भी आप वन ऑफ लगाते हैं, मैं एक बार छोटा सा कंसेप्ट है मैं बता दूं आपको। वन ऑफ लिखा होता है, एनी ऑफ लिखा होता है, ठीक है ना, ईच ऑफ लिखा होता है, ठीक है, ईच ऑफ लिखा होता है, आइदर ऑफ होता है, नाइदर ऑफ होता है। मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला आप क्लास देख लीजिए ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने पढ़ाया तो है, देख लीजिए। इनके साथ जो नाउन प्रोनाउन लगता है वो प्लूरल लगता है, ठीक है ना, प्लूरल नाउन, नाउन प्लूरल होगा। ये इसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगेगा, लेकिन जब वर्ब लगती है वो सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है ना, एकदम से सिंगुलर वर्ब लगती है। तो ईच ऑफ द गेस्ट स्पीकर्स लिखा होगा, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगी, वाज प्रेज्ड होगी, वर्ब नहीं लगेगी। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन। अब आपको आंसर कहाँ देखना होगा बताइए, वर्ब प्रेज्ड, यही वाला पोर्शन है, वर्ब प्रेज्ड, यही वर्ब की जगह पे क्या होना चाहिए था, वाज हो जाना चाहिए था। मतलब तीन के तीनों क्वेश्चन में वर्ब की जगह वाज लगा है। क्या इत्तेफाक है। चलिए, तीनों में रिलेटिव प्रोनाउन लगा के क्वेश्चन को लंबा किया है। आप इनके क्वेश्चन की साइज से मत घबराया करिए, बेसिक कंसेप्ट वही लगते हैं जो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के परेशान हो जाते हो, परेशान मत हुआ करिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे इन्होंने कहा नाइदर द प्रिंसिपल और नार द टीचर्स। जब नाइदर नार से दो सब्जेक्ट जोड़ते हो तो क्या लगता है, वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है ना, वाज प्रेजेंट। दो चीजें देखो, आपको मैं एक कंसेप्ट छोटा सा इसके लिए भी बताऊं, जैसे तीन कंजंक्शन में दे रहा हूं आपको, नाइदर नॉर, और एक है आइदर और, एक है नॉट ओनली बट आल्सो। पटाखे आज भी फूट रहे हैं। और एक मान लो कभी कभी केवल और लगा होता है, और इनके साथ क्या होता है कि एक सब्जेक्ट लगा होगा। एक सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट यहाँ होगा, पहला सब्जेक्ट यहाँ होता है, और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ होता है, ठीक, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ होगा। इनके लिए जब भी हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब, तो इनके लिए जो भी वर्ब लगाते हैं वो किसके, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब क्या हुआ, ये दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अब यहाँ आ जाओ तो यहाँ पे सब क्या लगा हुआ है, देखो ये नाइदर लगा हुआ है और ये नार लगा हुआ है, नाइदर नार लगा हुआ, तो वर्ब किसके, ये दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, नियरेस्ट के। तो ये टीचर्स क्या है, टीचर्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वाज नहीं लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, यहाँ पर वर्ब लगना चाहिए था। आपको समझ में आ गया, ये वहाँ पर जहाँ वाज लिखा हुआ है यहाँ वर्ब होना चाहिए, ठीक है ना। आंसर कौन सा हुआ आपका, सी वाला हुआ, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। यहाँ पे इन्होंने कहा कि कैन यू पिकअप मी फ्रॉम द एयरपोर्ट टुमारो। पिकअप मी नहीं होता, ये जो इन्होंने लिखा है ना पिकअप मी, वो गलत हो गया। ऐसे पिकअप मी नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता पिक मी अप। कैन यू पिक मी अप, ये अप बाद में लगना चाहिए था ना,
पहले नहीं, पिकअप में नहीं होगा, पिक मी अप होना चाहिए। कहीं ऑप्शन दिया है, ये वाला आंसर गलत हो गया, तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा। पिकअप मी नहीं, पिक मी अप। कहीं होता ना कहीं से आप मुझे रिसीव करना, ले लेना, उसके लिए। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो क्या है, ये 6 अगस्त का पेपर है। तो इसमें देखो कहा क्या है इन्होंने कि द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉर, द कीज आर इनसाइड द टेबल ड्रॉर। अब इसमें इन्होंने कहा कीज में कोई गलती नहीं है, ड्रॉर में कोई गलती नहीं है, टेबल में कोई गलती नहीं है, और इनसाइड गलती एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर भी कोई नहीं है। अब एक कंसेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इन और इनसाइड का क्या फ़र्क होता है। इन और इनसाइड, इन देखो जनरल वे में हम लोग यूज करते हैं, और इनसाइड, ठीक है ना, इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है ना कि कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है चारों ओर से क्लोज्ड होता है, हर तरफ से बंद होता है, ठीक। और जो मेज का ड्रॉर होता है वो तो हर तरफ से बंद ही होता है, अगल बगल ऊपर नीचे हर तरफ से बंद होता है। ड्रॉर तो अंदर आप मेज के अंदर डाल दोगे, ड्रॉर तो एकदम से पैक हो जाता है, संदूक की तरह पैक हो जाता है। पैक्ड हो जाने का मतलब हुआ कि वहाँ पे इनसाइड लगाने में कोई गलती तो है नहीं, इनसाइड लगा सकते हो। लेकिन जनरल वे में हम लोग क्या कहते हैं, एरिया। इन कब यूज किया जाता है, एक तरह से एरिया के लिए यूज किया जाता है। जैसे पार्क में, रूम में, ऐसे। जैसे हम कह मान लो हम रूम में बैठे हैं, रूम में बैठे हैं तो सेंस पैक्ड का नहीं होता, दरवाजा खोला भी रह सकता है, 3 साइड से ओपन भी रह सकता है, उसमें भी इन लग सकता है। अब इनसाइड का मतलब तो जैसे कोई डिब्बे में कोई चीज़ बंद करके रख दिया है, ठीक है ना, उस तरह से यूज किया जाता है इनसाइड। तो यहाँ पे इनसाइड में कोई गलती है नहीं, वैसे देखा जाए तो इनसाइड सही है, ठीक है ना। इनसाइड द टेबल ड्रॉर, और ये जो टेबल ड्रॉर कहा इन्होंने बोलचाल में ये भी चाहिए, नहीं तो होना चाहिए था इनसाइड द ड्रॉर ऑफ टेबल, ड्रॉर ऑफ टेबल। लेकिन आपके आयोग ने आंसर क्या दिया था, इनसाइड का दिया था। इन्होंने क्या किया, इनसाइड की जगह इन लगा दिया। यही वो क्वेश्चन है जो महा कंफ्यूजिंग था, ठीक है, ये महा कंफ्यूजिंग है, इसमें कोई आंसर गलत है ही नहीं। और ज़बरदस्ती का ये लोग इनसाइड को आंसर गलत दे रहे हैं। इनसाइड जबकि इस सेंस में, ऑक्सफोर्ड में मैंने चेक किया था, इनसाइड इस सेंस में जैसे ड्रॉर वगैरह के अंदर कोई चीज़ होती है तो उसमें इनसाइड लगता है, और नो इम्प्रूवमेंट या नो एरर का कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं देख रखा। अब ऑप्शन आपको एरर देना ही देना है। अब यहाँ देखो आर वर्ब लगी है तो कीज हमको लगाना ही पड़ेगा, कीज अपनी जगह पे करेक्ट हो गई, और टेबल ड्रॉर में कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, बचा वही इनसाइड की बात, इनसाइड की जगह इन की जगह इनसाइड। तो ये एरर एक्चुअली था नहीं, फिलहाल आपके कमीशन ने इसी को आंसर दिया है, मान लेता हूँ हमें क्या करना है। आप लोग करेक्ट बात जानते रहिए, यहाँ पर इनसाइड ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 दिखा इन्होंने, वन मस्ट कीप हिज प्रोमिसेस। ये जो हिज है वो किसके लिए लगा हुआ है, वन के लिए लगा हुआ है। तो ये हिज इसके लिए लगेगा नहीं ना, वन के लिए लगेगा, तो इसकी जगह पर क्या यूज करते हैं हम लोग, वंस यूज करते हैं ना, ये वाला पॉजेसिव ना। वन के लिए वंस यूज किया जाता है ना पर्सनल प्रोनाउन की तरह से, हिज नहीं लगता, ही के लिए हिज लगता है। तो गलती कहाँ होगा, ये जो हिज लिखा हुआ यहाँ पर होना चाहिए वंस, ठीक है। तो ये आंसर आपका सी वाला होगा, क्लियर है, ठीक, सी वाला राइट आंसर, सी वाला है ग्रामेटिकली। अब आओ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि इन्होंने हिज बिहेवियर ऑफ दीज, सॉरी द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स लीव मच टू बी डिजायर्ड। द बिहेवियर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका बिहेवियर लीव मच टू बी डिजायर्ड। लीव मतलब कुछ ऐसा छोड़ जाता है जिसकी हर किसी की, जो इसको पाने की हर किसी की इच्छा हो। तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? अगर हम, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इतना, ये आप देख लीजिए कि द बिहेवियर, सॉरी ये हो गया ना बिहेवियर, सब्जेक्ट कौन है एक्चुअली, दीज स्टूडेंट्स का बिहेवियर। तो सब्जेक्ट चूंकि बिहेवियर है, बिहेवियर को हम क्या करेंगे, बिहेवियर को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे ना, इसको प्लूरल तो मानेंगे नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर हम इसको लीव यहाँ पे रखते हैं, सपोज करो प्रेजेंट इंडेफिनिट मान भी लेते हैं, तो ये वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी नहीं, एक बात तो गलती ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ठीक है ना, ये यूटी नहीं है, ठीक है ना। अब आप समझिएगा, अगर ये यूटी नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, तो ये एक बार की घटना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो जहाँ लीव लिखा है यहाँ पर क्या होता, लेफ्ट होता। अब आप गलती मिल गई होगी ना आपको, गलती क्या है,
गलती, ये जो कहाँ गया, ये लीव, ये गलत हो गया। लीव की जगह क्या होना चाहिए था, लेफ्ट होना चाहिए था। आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि नाइदर राम नार हिज ब्रदर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो सब्जेक्ट नाइदर नार या आइदर आर से जुड़े होते हैं, नाइदर नार, वो रूल आप याद करिए, नाइदर नार और उसके बाद क्या लगानी है आपको, वर्ब लगानी है। नाइदर नार से जुड़ा हो या आइदर आर से जुड़ा हो, दो सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये हो गए। तो वर्ब, अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी लिख दो जरा। ये हो गया सब्जेक्ट 1 और ये हो गया सब्जेक्ट 2, ठीक है ना। अब ये दो सब्जेक्ट अगर नाइदर नार आइदर आर से जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो दूसरे वाले के लिए लगेगी। इसमें दूसरा वाला कौन है, दूसरा वाला क्या है, हिज ब्रदर्स। ब्रदर्स के लिए अगर हम वर्ब लगाएंगे तो बताओ हिज ब्रदर्स प्लूरल है कि नहीं है, ये प्लूरल है और इज गलत हो जाएगा ना। हिज ब्रदर्स के लिए क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए। तो यहाँ पर आपको गलत क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन गलत है, ये इज गलत हुआ, ठीक है ना। इसकी जगह क्या होता, आर होता, तब ठीक होता। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने कहा कि ही हैज सा द मूवी 3 times ऑलरेडी। 3 times ऑलरेडी, एक तो ऑलरेडी लगने के बाद कौन सा टेंस होना चाहिए, ऑलरेडी लगने के बाद आपका सेंट जो टेंस होगा वो परफेक्ट होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो पास्ट परफेक्ट हो। अगर पास्ट की बात है तो पास्ट परफेक्ट, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरी बात है यहाँ हैज लगा हुआ है, हैज के साथ ये क्या लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और हैज के साथ क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये वर्ब फॉर्म की गलती हो गई, ये सा आपका गलत हो गया। इसकी जगह पर होना क्या चाहिए था, सी, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने कहा कि ही इज जूनियर देन मी। थोड़ी देर पहले अभी पहला ही क्वेश्चन जूनियर सीनियर का मैंने बताया था, तो फिर वही आ गया, जूनियर के साथ देन नहीं लगेगा, क्या लगता है, जूनियर के साथ टू लगता है। फिर से वही चीज़ लिखने के, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बोर हो जाओगे। आंसर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर। सी इज मोर स्मार्टर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। देखो ये स्मार्टर है, स्मार्टर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है, लेकिन ये जो मोर है वो किसके लिए लगा है, कंपैरेटिव भी तो, ये मोर भी तो कंपैरेटिव है, तो डबल कंपैरेटिव नहीं हुआ। कंपैरेटिव के पहले कंपैरेटिव कैसे लगा सकते हो, गलत हो गया। तो यहाँ पे मोर नहीं लगना चाहिए। अगर लगाना ही है आपको तो मच लगा लो, इज मच स्मार्टर। तो ये जो स्मार्टर के पहले मोर लगा हुआ है, बी वाला ऑप्शन, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। चलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 17 पे। शी अराइव्ड टू द ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग। आज सुबह वो बहुत जल्दी ऑफिस आ गए, ठीक है ना, आ गए ऑफिस। तो अराइव्ड के बाद ये जो टू लिखा हुआ है ये लगता नहीं है। देखो कुछ वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ वर्ब्स आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखे होंगे, जैसे रीच है, ठीक है, रीच है, अराइव है, और मान लो एक वर्ब और है, कंप्राइज है, कंप्राइज है, ये वर्ब हो गई। डिस्कस है, डिस्कस है, डिस्क्राइब है, ये सब वर्ब्स हैं जिनके इन वर्ब्स के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड। तो अराइव्ड कहाँ पहुँचे, ही अराइव्ड लखनऊ, ही अराइव्ड टू लखनऊ नहीं, ही अराइव्ड लखनऊ, बस ये टू नहीं लगाया जाता, ठीक है ना। कौन सा आंसर होगा, पहला वाला हो गया। मैंने एक क्लास ली है प्रेपोजिशन की, जिसमें ये मैंने बताया था कि व्हेन प्रेपोजिशन इज नॉट यूज्ड। प्रेपोजिशन का आप प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें होगा, ठीक है। प्रेपोजिशन की पूरी प्लेलिस्ट देखिए, उसमें एक वीडियो होगा जिसमें लिखा होगा व्हेन प्रेपोजिशन इज नॉट यूज्ड, वो पूरा देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। तो एक बात आप पहले समझ लीजिए, आपके काम की चीज है, बहुत जरूरी है। जैसे एक वर्ड है, कुछ फ्रेज होते हैं ना, व्हाट इफ सुना होगा, व्हाट इफ मतलब होता है तो, या इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, ये कुछ फ्रेज है, एडवर्ब्स हैं, इट इज हाई टाइम। अगर इससे सेंटेंस आप शुरू कर रहे हो तो इसके बाद 100% पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट, या आप सीबीएसई बोर्ड के पढ़े होंगे तो सिंपल पास्ट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट, यही लगता है। टेंस फिक्स है, कुछ हो ही नहीं सकता।
इट इज़ हाई टाइम लगा है, तो ये जो ये स्टार्ट लिखा है इसकी जगह पर हर हाल में स्टार्टेड होगा, गारंटीड 110% गारंटी है। इट इज़ हाई टाइम के बाद आप क्या करेंगे, ये स्टार्ट की जगह पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, स्टार्टेड होगा, डी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये भी जो मैंने टेंस पढ़ाया, टेंस की वीडियो देख ली अभी तक, जितना भी इसमें क्वेश्चन आया है प्रीपोजिशन और टेंस का, प्रीपोजिशन टेंस वर्ब फॉर्म सारा का सारा जो मैं अब 2 साल पहले में जो पढ़ा दिया था उसी में से सब कुछ आ रहा है। अब देख लीजिए ना, सारे क्वेश्चन वहीं से तो मिल रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया हूँ, टेंस पढ़ाया हूँ, उसके बाहर कोई जा ही नहीं रहा। ठीक हो, फिर से नाइदर नॉर का क्वेश्चन आ गया, नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, फिर वही क्वेश्चन आया, सेम चीज, नाइदर रमेश सब्जेक्ट 1 हो गया और नॉर हिज फ्रेंड्स ये देखो सब्जेक्ट 2 हो गया। तो जब नाइदर नॉर से 2 सब्जेक्ट जोड़ोगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगोगे तो हिज फ्रेंड्स क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वहां पे इज की जगह क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। देखिए सिंपल सी गलती हो गई, इज की जगह क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, पहला वाला आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चन तीसरी बार हो गए, अब उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे ना, आपको उतना जितना समझाएंगे बोर हो जाएंगे आप। अगला वाला क्वेश्चन है कॉप अप विद। पहले कॉप अप विद का एक कंसेप्ट आपको दिखा देते हैं, पहले समझ लो, आप कंसेप्ट समझो फिर चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक होता है कॉप विद और एक होता है कॉप अप विद, कॉप अप विद। ठीक है, अब आप इस कंसेप्ट को समझिए पहले, ठीक है, तभी वहां पहुंच पाएंगे। कॉप विद अ प्रॉब्लम, कॉप विद अ प्रॉब्लम और कॉप अप विद अ पर्सन। अगर आप किसी पर्सन के साथ आपकी निभ नहीं रही है, सीधे सीधे कॉप विद मतलब निभ नहीं पाना, झेल पाना। अगर कोई प्रॉब्लम है आप झेल नहीं पा रहे हैं, मान लो गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है, कोई टेंशन है, आप नहीं झेल पा रहे हैं, कोई सिचुएशन आप झेल नहीं पा रहे हैं, तब क्या करेगा, आई कैन नॉट कॉप अप विद दिस पॉवर्टी, आई कैन नॉट कॉप अप, आई कैन नॉट कॉप विद दिस प्रॉब्लम, आई कैन नॉट कॉप विद प्रेशर, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन के साथ नहीं निभा पा रहे हैं, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ निभा नहीं पा रहा हूँ, अब तुम्हारे पास मेरी निभेगी नहीं, तो क्या होगा, आई कैन नॉट कॉप अप विद यू, विद यू, कॉप अप के साथ विद लगा लेंगे अगर कोई पर्सन होगा तो। अगर कोई पर्सन हो, कोई प्रॉब्लम होगी तो कॉप विद लगेगा। ठीक है, अब चलिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ही कुड नॉट कॉप अप विद द प्रेशर, प्रेशर है ना, प्रेशर क्या है, प्रेशर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो क्या लगाना चाहिए, प्रॉब्लम है तो फिर विद नहीं लगाना चाहिए, केवल कॉप अप, ओफो गलत बता दिया, कॉप विद अप नहीं लगाना है इसमें, ठीक है ना, आई कैन नॉट कॉप विद अप नहीं लगाना था। ठीक, तो गलती क्या हो गई, ये कॉप में अप नहीं लगाना चाहिए था, कॉप विद होना चाहिए था। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 21। इसमें इन्होंने कहा कि दिस रूट इज मोस्ट सेफर देन। देखो यहाँ गलती क्या है, ये देन देख लो, देन किसके साथ लगता है, कॉम्परेटिव के साथ, कॉम्परेटिव के साथ देन लगता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक है। लेकिन इसके पहले जो मोस्ट लगा हुआ ये गलत हो गया। कॉम्परेटिव डिग्री के साथ आप मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडवर्ब कैसे लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो गलत क्या होगा, मोस्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर 22, द पुलिस हैज अरेस्टेड द कल्प्रिट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वंस मोर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कॉम्बिनेशन है। द पुलिस ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। द पुलिस क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले में आपको पढ़ाया है, पहली ही लिस्ट में है, पुलिस है, क्लर्जी है, नोबिलिटी है, पीजेंट्री है, टेनेंट्री है, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ हैज नहीं लगेगा ना, इनके साथ क्या लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए, तो अरे हैज अरेस्टेड गलत हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा, ही गेव मी अ गुड एडवाइस। एडवाइस देखो, अब ये एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी इस चीज़ को पढ़ाया हूँ आप लोगों को, फिर मैं 2-3 में लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, लगेज है, बैगेज है, फर्नीचर है, फर्नीचर है, ठीक है, ज्वेलरी है, स्टेशनरी है, वर्क है, ये ले लो वर्क है, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये सब अनकाउंटेबल में गिने जाते हैं। कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल हैं, इनके पहले आ एन नहीं लगा सकते हो, ईच एवरी नहीं लगा सकते हो, समझ गए। तो ये एडवाइस क्या है, एडवाइस इसी कैटेगरी में आ रहे हैं ना, ये एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन मानी जाती है, इसके पहले आ एन नहीं लगा ही नहीं, तो ही गुड, ही गेव मी अ गुड एडवाइस नहीं होगा,
यहाँ पे आ की जगह क्या लगा सकते हो आप, सम लगा सकते हो, क्वांटिटी बताओगे क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है क्वांटिटी। अब कहोगे एडवाइस गिन तो सकते हैं, आप गिन सकते हो इससे मतलब नहीं है। आप कहते हो ना उन्होंने कई सलाहें दी हिंदी में, आप हिंदी में ट्रांसलेट मत करिए, इंग्लिश की ग्रामर है। अंग्रेज एडवाइस को अनकाउंटेबल मानते हैं, आप उसको अनकाउंटेबल मानकर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप उसको काउंटेबल मान के सॉल्व करेंगे तो आपके हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस सही होगा, अंग्रेजी ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं। और इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग सॉल्व करो ना, अंग्रेज उसको क्या मानते हैं, इंग्लिश की ग्रामर क्या कहता है, समझ गए। तो यहाँ पे आ नहीं लगाओगे आप। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं, और ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रहा, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा नीचे जा रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा सेंटेंस को इसको। चलिए इन्होंने कहा कि फिर वही नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स, वही सेम कंसेप्ट, नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स, नाइदर नार से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग, वाच कीजिएगा फिर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आंसर कहाँ हो गया, यही वाच गलत हो गया, बी वाला होगा। कुछ दम ही नहीं है इसमें, इसको तो कितनी बार, यही हमको लगता है चौथी बार पूछ लिया सेम चीज। अगले लिखा कि सी इज एंग्री अपॉन मी, तो आप एंग्री को ही समझ लीजिए ना, क्या करना है भाई, देखो एक वर्ड है एंग्री, एंग्री के साथ तीन प्रेपोजिशन यूज किए जाते हैं, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन का मैटर है, इसके साथ तीन प्रेपोजिशन लगते हैं, एक लगता है एंग्री एट, एक लगता है एंग्री विद, ठीक है ना, दो चीजें लगती हैं, तीसरा लगता नहीं है, वो एंग्री के साथ तीसरा नहीं लगता है, बस दो ही लगते हैं, ठीक है, ये नहीं है। तो ऐड क्या होता है, ऐड समथिंग, आप किसी चीज पर नाराज हैं, जैसे किसी के रिजल्ट पे, किसी के बिहेवियर या किसी की परफॉर्मेंस पर नाराज है तो समथिंग लगाइए। और विद क्या लगा, विद समबडी, समबडी क्या है, कोई पर्सन है, आप किसी पर्सन से नाराज हैं, किसी व्यक्ति से नाराज हैं, जैसे आप मुझसे नाराज हैं तो क्या कहा जाएगा, यू आर एंग्री विद मी। और अगर आप मेरे बिहेवियर, मेरे एटीट्यूड से नाराज हैं तो यू आर एंग्री एट माई एटीट्यूड, यू आर एंग्री एट माई बिहेवियर, ये चीज होती है। तो यहाँ क्या है, मी लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है तो अपान कैसे हो सकता है, पर्सन है तो विद यूज करो, एंग्री विद मी, तो क्या लगेगा, ये अपान गलत हो गया। आंसर आपका कौन सा होगा, फिलहाल सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में इन्होंने कहा ही रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई लास्ट वीक, लास्ट वीक लिखा हुआ है, लास्ट वीक ये पास्ट शो कर रहा है, पास्ट शो कर रहा है, रिटर्न क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें देखिएगा, कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे रिटर्न है, रिटर्न है, और रीइटरेट है, रीइटरेट है, रिस्टोर है, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं जिनके साथ बैक नहीं लगता। कभी सुपरफ्लुअस की क्लास लूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा, इन सब के साथ में बैक वर्ड नहीं यूज किया जाता है। जैसे कहीं लिखा होता है रिपीट, ठीक है, रिपीट अगेन, कभी कभी लिख देते हैं कैन यू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, तो जिससे रिपीट कह दिया तो रिपीट, रिपीट का मतलब होगा दोहराना, तो अगेन नहीं लगाओगे। वैसे ही ये रिटर्न है, रिटर्न के साथ में बैक नहीं यूज किया जाता है, तो आंसर क्या गलत हुआ, ये रिटर्न बैक, बैक नहीं होना चाहिए था, थर्ड, ये डी वाला हुआ ना आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। इन्होंने कहा कि से कांग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, कांग्रेचुलेटेड के बाद फॉर नहीं लगता है, कांग्रेचुलेट के बाद क्या लगता है, ऑन। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मैटर है, किसका है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मैटर है। प्रेपोजिशन में मैंने पढ़ाया है, आप लोग इसको मेरी प्रेपोजिशन वाली वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कुछ वर्ड्स होते हैं इससे कांग्रेचुलेशन के साथ क्या लगता है, कांग्रेचुलेट, कांग्रेचुलेशन के साथ ऑन लगता है, एक्सेस के बाद टू लगता है, इनवाइट के बाद टू लगता है, फिक्स होते हैं किसके बाद क्या लगाते हैं। वैसे कांग्रेचुलेट के बाद भी उसी तरह से ऑन लगता है। फिक्स प्रीपोजिशन के 2-3 क्वेश्चन है, अभी आगे और मिलेंगे आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28 में इन्होंने कहा कि नो सोनर ही हैड अराइव्ड दैन द मीटिंग स्टार्टेड। देखो नो सोनर निगेटिव वर्ड है, जब भी हम किसी निगेटिव वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ड सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, ये रूल है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ क्या लिखा, नो सूनर, नो सूनर क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक, नेगेटिव वर्ड। अगर हम नेगेटिव वर्ड को सब्जेक्ट के पहले, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्या हो गई आपकी मेन वर्ब हो गई। तो जब भी हम एक नेगेटिव एक्सप्रेशन से सेंटेंस शुरू करते हैं तो जो हैड है या जो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के पहले आती है, तो नो सूनर के बाद हैड होगा तब ही होगा, ठीक है ना। ये होगा सेंटेंस कैसे होता, मैं आपको एक लिख के दिखा रहा हूँ। ये सेंटेंस होना चाहिए था नो सूनर
नो सोनर हैड ही अराइव्ड, ऐसे। अब ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, बस केवल नो सोनर, नेगेटिव पहले जाने के नाते हैड पहले आ गया है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद नेगेटिव एक्सप्रेशन हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो ये गलत हुआ ना आपका। क्या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है आपका ही हैड अराइव्ड, तो पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में आओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इन्होंने कहा कि द ऑफिसर हैज इशूड एन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम इमीडिएटली। द ऑफिसर सब्जेक्ट हो गया, हैज इशूड वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, एग्री कर रहा है। एन ऑर्डर, ऑर्डर के पहले एन लगा हुआ है, ये भी ठीक है। ऑर्डर के बाद टू अरेस्ट हिम, ये भी ठीक है। इमीडिएटली ठीक है, कोई एरर नहीं है इसमें, कोई एरर नहीं है इसमें। आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। जबरदस्ती की एरर मत निकाला करिए। अगला लिखा 30 में, ही मेड अ क्विक शावर। He made a quick shower before heading to the office। मतलब ऑफिस जाने के पहले उसने जल्दी जल्दी स्नान किया। तो स्नान करने के लिए शावर के लिए मेक नहीं लगता है, क्या लगता है? टेक। मेक अ शावर नहीं होता, टेक अ शावर होता। टेक अ शावर का मतलब क्या होता है? ही टुक अ क्विक शावर। मेड नहीं बल्कि मेड की जगह क्या होगा? ही टुक अ क्विक शावर। वो जल्दी जल्दी स्नान किया, नहाया, फटाफट नहाया और उसके बाद ऑफिस चला गया। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। यहाँ पे इन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट इज मोर हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट क्या है भाई? हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, हाई, हायर, हाईएस्ट। हाईएस्ट के पहले ये मोर क्यों लगा हुआ है? ये कॉम्परेटिव डिग्री, जब सुपरलेटिव हाईएस्ट लगा ही दिया तो उसके पहले मोर लगाने की जरूरत क्या थी? ये गलत हो गया, मोर फालतू है, द लगना चाहिए था। यहाँ पे क्या लगना था? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। द हाईएस्ट, हाईएस्ट के पहले सुपरलेटिव डिग्री आएगी। सुपरलेटिव है तो उसके पहले क्या लगना चाहिए? हाईएस्ट सुपरलेटिव, उसके पहले द लगना चाहिए था। ठीक है ना, ये मोर की जगह क्या होना चाहिए था? द होना चाहिए था। फिर आंसर कौन सा हुआ? बी वाला हुआ। नेक्स्ट वाला जाओ 32 में। इन्होंने कहा कि द टीचर एडवाइज्ड टू लिसन अटेंटिवली। तो द टीचर एडवाइज्ड टू, ये तो ठीक है, एडवाइज्ड, एडवाइज के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन लिसन के बाद भी टू लगता है। ठीक है, हमेशा लिसन के बाद टू लगा ही रहता है। द टीचर एडवाइज्ड टू लिसन टू अटेंटिवली, तो यहाँ लिसन के बाद क्या लगना चाहिए था? टू लगना चाहिए, तो फिक्स है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना फिक्स प्रीपोजिशन, उसी तरह से लिसन के बाद भी टू लगना ही, जैसे कांग्रेचुलेशन के बाद ऑन लगता है, फिक्स है, वैसे ही एडवाइज उसके लिसन के बाद टू लगना है, तय है, 110% तय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। सी डांस्ड ग्रेसफुल ऑन स्टेज ड्यूरिंग द एनुअल शो। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल क्या होता है? ग्रेसफुल एडजेक्टिव है बेटा, ये ग्रेसफुल क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रेसफुल एडजेक्टिव है। डांस्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है ना, और ग्रेसफुल के बाद कोई नाउन नहीं है। तो वर्ब के लिए क्या लगता है? वर्ब के लिए अगर वर्ब की विशेषता बताएंगे तो हमें चाहिए क्या था? एक्चुअली में हमें चाहिए था एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं चाहिए था। और अगर इसका एडवर्ब बनाओगे तो ग्रेसफुल नहीं होता, बल्कि क्या होता? ग्रेसफुली होना चाहिए था। ठीक है ना, ग्रेसफुली, तो ग्रेसफुल नहीं, ग्रेसफुली होना चाहिए था। हमें डांस करने का तरीका बताना है कि नहीं? तो ग्रेसफुली होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 7 अगस्त का पेपर है और शिफ्ट 2 का है। क्वेश्चन नंबर 34। सी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द सिटी। अभी शुरुआत में एक कंसेप्ट आया था, तो हमने क्या बोला था? वन ऑफ। वन ऑफ के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? शुरुआत में ही आया था, वन ऑफ के बाद हम लोग सिंगुल प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं। याद आया? प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, लेकिन वर्ब कैसी यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। उसमें आधा आ गया। यहाँ लिखा सी वन ऑफ, वन ऑफ लगा है। वन ऑफ के बाद ये सिंगर होना चाहिए था कि सिंगर्स होना चाहिए था? बोलिए, वन ऑफ द बेस्ट क्या होगा? सिंगर्स होना चाहिए, प्लूरल नाउन ना, एक नहीं, कई, ढेर सारे बेस्ट सिंगर हैं, उनमें से एक है वो, तो ये जो सिंगर लिखा है वो गलत है, सिंगर्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आज के डिस्कशन का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। शी डिलीवर्ड अ स्पीच इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सी डिलीवर्ड अ स्पीच,
सी सही है, डिलीवर्ड सही है, अ स्पीच सही है। लेकिन इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं होता, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है ना। पुरस्कार वितरण समारोह होता है, ठीक है, पुरस्कार वितरण उत्सव नहीं होता। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, फंक्शन नहीं, ये फंक्शन वर्ड गलत है। कोलोकेशन का मैटर है ये, किसके साथ क्या वर्ड यूज किया जाता है, कोलोकेशन कहते हैं इसको, ठीक है, सेरेमनी होना चाहिए था। नेक्स्ट पे आ जाओ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। आज के डिस्कशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। 36 पे आ रहे हैं। कोई और भी है क्या? नहीं, और नहीं है कोई, ये तो रफ की तरह हो गया। चलिए, इसमें या ही सक्सीडेड टू विन द प्राइज। देखो, जब हम फेल होते हैं किसी काम में, फेल के बाद हम लगाते हैं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हम सफल होते हैं, सक्सीड या सक्सेसफुल या सक्सेस लगाते हैं, तो इसके बाद हम लोग यूज करते हैं इन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये तय है, ठीक है, याद रखिएगा। ही सक्सीडेड टू विन नहीं होगा, ही सक्सीडेड इन विनिंग होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जितने टेक्निकल चीज़ें आई हैं आपको वो नोट कर लीजिए। अब आप ये नहीं पूछेंगे कि सक्सीड के बाद इन और आईएनजी फॉर्म क्यों लगती है, ये ग्रामर का रूल है, दिस इज रूल ऑफ ग्रामर। सक्सीड के बाद इन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो ये जो टू विन लिखा हुआ ये गलत हो गया, सक्सीड इन विनिंग होना चाहिए। क्लियर है? अब कोई डाउट तो नहीं होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन हो गया। क्या क्वेश्चन है इसमें? एरर देखना नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब में एरर पता लगाना है। क्वेश्चन क्या है? देखो, क्वेश्चन है he is fastly growing leader in the organization. He is a fastly growing leader in the organization. वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तेजी से उभरता हुआ एक नेता है। तो फास्टली एक वर्ड देख रहे हो कि फास्टली जैसा कोई वर्ड इंग्लिश ग्रामर में होता ही नहीं है। एक्चुअली दिस इज फास्ट विच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव आल्सो एज एन एडवर्ब। यही फास्ट ही है जो हम एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अगर इसको फास्टली कहीं पर लिखा, फास्टली जैसे स्लोली होता है, वीकली होता है, ठीक है, और साइलेंटली होता है, सीक्रेटली होता है, करेजियसली होता है, पेशेंटली होता है। फास्टली वैसे होता नहीं है, फास्टली एक इनकरेक्ट वर्ड है। आप डिक्शनरी में ढूंढ डालिए, देयर इज नो वर्ड लाइक फास्टली इन इंग्लिश डिक्शनरी। फास्ट, इट इज फास्ट एज एन एडजेक्टिव, इट इज फास्ट एज एन एडवर्ब, दोनों में फास्ट ही यूज किया जाता है, फास्टली यूज ही नहीं किया जाता है। तो फिर गलत क्या हुआ आपका? फास्टली वर्ड गलत हो गया। क्या होना चाहिए? फास्ट। ही इज अ फास्ट ग्रोइंग leader. He runs fast, he runs fast, he speaks fast, he bowls fast, he drives his car very fast. फास्ट ही लगेगा, ठीक है। he is my fast friend, he is a fast bowler, फास्ट ही यूज करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो लिखा है कि यू शुड नॉट लॉफ ऑन अदर्स। कल हमने फिक्स प्रीपोजिशन की एक बात की थी और मैंने आप लोगों से भी बताया था कि हमने एक वीडियो बनाया है फिक्स प्रीपोजिशन पे। आपको वो प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट में मिलेगा, फिक्स प्रीपोजिशन। क्लियर? तो उसमें हमने बताया था कि लॉफ के बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो क्या है? एट है। लॉफ के बाद एट लगता है। लॉफ ऑन यूज किया जाता है, पर कब यूज किया जाता है? जब किस्मत हमारे ऊपर मेहरबान होती है तब। जैसे हम कहते हैं लक स्माइल्स या लक लव्स ऑन हिम, जब किसी की किस्मत बन रही होती, किसी के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग लॉफ के साथ एट लगता है। और यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है, निगेटिव सेंटेंस आप पढ़ के देखो, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? देखो सेंटेंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि यू शुड नॉट लॉफ, नॉट लगा, यू शुड नॉट, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए। क्या करना होगा? नेगेटिव चीज होगी, तो इसका मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मजाक उड़ाने के सेंस में लॉफ ऑन नहीं होगा, लॉफ एट होगा। यू शुड नॉट लॉफ एट अदर्स। क्लियर हो गया? आई होप कि अब ये मैटर आपको क्लियर हो गया। यू शुड नॉट लॉफ एट अदर्स, ठीक है, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेंटेंस लिखा द मैनेजर, फिर लिखा टुगेदर विद, फिर लिखा हिज स्टाफ हैव गॉन फॉर लंच। तो कल वाला ही कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वंस मोर दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। इसमें एक रूल आ गया, रूल में आपको क्लियर करता हूं, बस 1 मिनट लगेगा। सपोज करिए एक सब्जेक्ट है आपके पास ये, इसके बाद कुछ कंजंक्शंस में बस बहुत थोड़े से लिख रहा हूं जिसमें ये भी आ जाएगा, जैसे विद लिखा हुआ है।
विद के साथ कुछ भी लग जाए, विद लिखा हो या अलोंग विद लिखा हो या टुगेदर विद लिखा हो, ठीक है, मुझे लिखने दीजिए, आवाज तेज चलती है, हाथ तेज में चलता है। अलोंग विद लिखा हो या टुगेदर विद लिखा हो, ठीक है, कभी कभी लगता है एज वेल एज, ठीक है ना, एज वेल एज लिखा हो, ठीक है। ये कुछ कंजंक्शंस है मोटे मोटे तौर पर, इनके साथ जब हम दूसरा सब्जेक्ट यूज करते हैं और बाद में एक वर्ब यूज करते हैं, तो ये जो वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। तो अगर दो सब्जेक्ट को, मतलब इफ योर टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू आर ज्वाइंड बाय एनी ऑफ दीज कंजंक्शंस लाइक विद, टुगेदर विद, अलोंग विद एंड एज वेल एज एंड सो ऑन, और भी कई सारे हैं, तो जो वर्ब होती है ना, वर्ब किसको फॉलो करती है, पहले सब्जेक्ट को फॉलो करती है, ठीक है। तो सेम तरह से आप इस सेंटेंस को देखिए, फॉलो करिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टुगेदर विद लिखा हुआ, टुगेदर विद लिखा हुआ, तो ये जो वर्ब है हमारी हैव किसके लिए लगनी चाहिए, मैनेजर के लिए लगनी चाहिए। और मैनेजर क्या है, मैनेजर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हैव नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। आई होप आपको मैटर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो हैव गान है यहाँ क्या हो जाना चाहिए, हैज गान होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हुआ आपका, डी हुआ। चलिए अब आगे समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि वन ऑफ द क्वेश्चंस, कल हमने कहा था कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लगता है, वन ऑफ के 10 क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन लिखा वर वेरी डिफिकल्ट। ये वर किसके लिए लगा है बेटा, वन के लिए। वन ऑफ द क्वेश्चंस, जितने सारे क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो वर इज यूज्ड फॉर वन नॉट फॉर क्वेश्चंस। तो वन के लिए क्वेश्चन, ये वर्ब क्या लगनी चाहिए, वाज लगनी चाहिए थी, वर नहीं लगना चाहिए। तो ये आपका ये वर्ड गलत है, यहाँ पे क्या होता, वाज। तो आंसर क्या होता आपका, बी वाला होगा, ठीक है। ये कल वाला क्वेश्चन है, रिपीट किया कल वाले क्वेश्चन में से, आज कई सारे क्वेश्चन कल वाले में से रिपीटेड मिलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट है देखिए, शी अडॉप्टेड अ ऑनेस्ट अप्रोच टू रिजॉल्विंग द इशू। इसमें दो जगह गलत है, ठीक है ना, दो जगह गलती है। अब आप जहां कहो वहां बता देते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहले तो आप ऑनेस्ट देख लीजिए, यहां पर गलत हो रहा है। ऑनेस्ट में ये जो ऑनेस्ट वर्ड लिखा है इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से हो रहा है, हम क्या बोलते हैं इसको, ऑनेस्ट बोलते हैं ना, ऑनेस्ट। तो साउंड किसका आ रहा है, वावेल साउंड आ रहा है। वावेल साउंड होगा तो यहाँ पर आ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एन, एक गलती। और ये टू है, तो टू के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये रिजॉल्विंग नहीं होना चाहिए था, टू रिजॉल्व होना चाहिए था। दो गलतियां मिल गई आपको। हालांकि आपके एग्जाम में क्या गलती निकाली गई है, इसकी निकाली गई है। यहाँ इन्होंने क्या कहा कि आ नहीं होना चाहिए, एन होना चाहिए। क्यों, मैंने बता दिया आपको, एन ऑनेस्ट अप्रोच होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो रिजॉल्विंग लिखा है वो रिजॉल्विंग नहीं, टू रिजॉल्व होना चाहिए। हालांकि एसएससी ने इसकी गलती नहीं मानी है, उन्होंने गलती किसकी मानी है, डी की। फिलहाल फर्दर के लिए आप जानते रहिए कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कुछ टू ऐसे होते हैं फ्रेजल वाले टू, जैसे इन एडिशन टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, गिवन टू, टेकन टू, ऐसे होता है, तब टू के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। लेकिन इस वाले में नहीं लगता है। अप्रोच, अप्रोच के साथ जो टू लगता है, विद ऑनेस्ट अप्रोच, टू के साथ, ये टू इसका है ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अगला है कि दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 5 चैप्टर्स। कंप्राइजेज के बाद क्या लिखा है, ऑफ लिखा है। और कल मैं एक क्वेश्चन कर रहा था जब मैं बताया था कि अराइव के साथ टू लगा हुआ था, और मैंने कहा था कि अराइव के बाद टू नहीं लगता। उसी वाले में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी, जैसे मैंने कहा था, जैसे लिखा है अवेट, वेट के साथ फाल लगता है, अवेट के साथ फाल लगाओगे तो गलत हो जाएगा। उसी में कल मैंने उसी वाले में मैंने कहा था कंप्राइजेज, ठीक है ना, कंप्राइज के साथ ऑफ लगाओगे तो गलत हो जाएगा। कल वाला जो था उसमें क्या था, रीच और अराइव, ठीक है ना, रीच है, रीच के बाद टू लगा होना, या अराइव के साथ टू लगा होना, ठीक है ना, ये देखो अराइव के साथ टू लगा हुआ है। या इंक्वायर लिखा है, INQIR, इंक्वायर इन टू लिखा हुआ है, ठीक है, या इंक्वायर इन लगा हुआ है। तो कल मैंने आप लोगों से एक चीज बताई थी कि अवेट के बाद फार नहीं लगता, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगता, रीच और अराइव के बाद टू नहीं लगता, इंक्वायर के बाद इन या इन टू नहीं लगता। ठीक उसी तरह से आज वाले में गलती क्या हो गई, देखिए कंप्राइज के बाद ऑफ लगा दिया, तो ये नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ कि नहीं हुआ, कल वाले चीज से ये कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं होना चाहिए। आपका आंसर कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। अब आ जाओ, ही डिवाइडेड द स्वीट्स बिटवीन हिज 5 फ्रेंड्स। कितने हैं फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स हैं। डिवाइड के साथ 3 कंसेप्ट यूज किया जाता है। मैं आपको यहां बताता हूं डिवाइड का कंसेप्ट, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हमने डिवाइड, ठीक है,
किसी चीज को आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड के साथ इनटू लगा सकते हैं। इनटू कब होगा? जब आप किसी चीज को पीसेज में या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पीसेज में या पार्ट्स में या शेयर्स में डिवाइड करते हैं तब इनटू लगाएंगे। और अगर किसी चीज को दो के बीच में डिवाइड कर रहे हैं, भाई बहन के बीच में या दो दोस्तों के बीच में, तब क्या लगता है? बिटवीन लगता है। और अगर दो से अधिक लोगों के बीच में डिवाइड कर रहे हैं तब आप क्या यूज करते हैं? टू प्लस, तब क्या हो जाता है? अमंग लगता है। ठीक, किसी चीज को दो से ज्यादा लोगों में बांटेंगे, अमंग लगेगा, दो लोगों में बांटेंगे, बिटवीन लगेगा। और उस चीज के कई टुकड़े कर देते हैं, कई हिस्से कर देते हैं, कई शेयर कर देते हैं, ठीक है, तब इनटू यूज किया जाता है। फिलहाल यहाँ किसमें यूज किया गया है? फ्रेंड्स में बांटा गया, लेकिन फ्रेंड्स कितने हैं? 5 हैं। 5 फ्रेंड्स होने का मतलब कि आप बिटवीन नहीं, यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अमंग यूज करेंगे, ठीक है। अगर यही चीज 5 पीसेज में डिवाइड की गई होती, 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई होती तो इनटू लग जाता, ठीक है। तो डिवाइड का मैटर हुआ, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन का ही मैटर है। नेक्स्ट आ जाओ 44 में, इन्होंने कहा नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर ट्रस्टवर्दी। कल एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट है, उसमें एनी ऑफ लगा हुआ है, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है ना, एनी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ या वन ऑफ, नन ऑफ, ठीक है ना, नन ऑफ, वन ऑफ, ऐसे कुछ लगाओ। अभी वन ऑफ आया था, ठीक है, और नाइदर ऑफ छूट गया, नहीं लिख पाए, नाइदर ऑफ, ऐसे कुछ लिखाओ और उसके बाद प्लूरल नाउन लगाओ। नो डाउट कि प्लूरल नाउन लगा होगा यहाँ पर, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगती है। सिंगुलर वर्ब लगती है तो यहाँ पे क्या लिखा? नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। यहाँ टू ब्रदर्स लिखा है, साफ साफ लिखा है टू ब्रदर्स, लेकिन जब आर लगा रहे हो किसके लिए लग रहे हो? नाइदर के लिए लगा रहे हो, तो ये क्या होगा? वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, इज हो जाएगा। फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था, तो आर की जगह क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। ठीक, चले आगे नेक्स्ट में आ जाओ। द चाइल्ड इज अफ्रेड फ्रॉम द डार्क। फिर से फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर आया, मतलब इस बार फिक्स प्रीपोजिशन का बहुत क्वेश्चन है। फिक्स प्रीपोजिशन एफ्रेड के साथ क्या यूज किया जाता है? एफ्रेड के साथ फ्रॉम नहीं लगता है, एफ्रेड क्या लगता है? एफ्रेड ऑफ लगता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफ्रेड के साथ एफ्रेड फ्रॉम नहीं, एफ्रेड ऑफ यूज किया जाता है, तो ये लगा, डी वाला होगा, ठीक है। चलिए फिर आया वी शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, अवेल जब भी यूज किया जाता है, अवेल के साथ दो चीजें फिक्स है। अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना ही लगना है। अवेल के साथ क्या लगता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। उसके बाद ऑफ के साथ ऑब्जेक्ट आता है जिसका हम फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव लगना ही लगना था, तो यू शुड अवेल, अवेल के बाद ऑफ तो लगा, लेकिन ऑफ के पहले रिफ्लेक्सिव आना चाहिए था। अवेल योरसेल्फ, यहाँ क्या होगा? यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ, ऐसे यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। तो गलती किसमें हो गई? सी में हो गई, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इन्होंने कहा कि द फादर विद हिज सन्स आर अराइविंग सून। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब दो सब्जेक्ट को विद से जोड़ा जाता है, टुगेदर विद से, अलोंग विद से ऐसे जोड़ा जाता है, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, ऐसे था ना। इनके साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब किसको फॉलो करती है? पहले सब्जेक्ट को फॉलो करती है। थोड़ी देर पहले देखा था विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, तो वही चीज आ गई। यहाँ पर विद लगा हुआ है, विद लगने का मतलब आर किसके लिए लगेगी? फादर के लिए आएगी। फादर सिंगुलर है तो यहाँ इज होना चाहिए। तो कहाँ है आर? ये आर है आपका, यहाँ आर की जगह पर इज लगेगा, तो कौन सा आंसर हो गया? डी वाला हो गया, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। लिखा है कि द जज ऑर्डर्ड द प्रिजनर टू हैंग टिल डेथ, टू हैंग टिल डेथ। तो ये लिखा टू हैंग और यहाँ लिखा टिल डेथ हो गया, ठीक है। एक तो प्रिजनर एक्टिव नहीं है, प्रिजनर को फांसी दी जाएगी, प्रिजनर फांसी नहीं देगा किसी को। एक गलती तो यहाँ हो गई कि ये जो टू हैंग है वो किस में होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, जबकि इसको होना चाहिए था पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक गलती। दूसरी गलती, अब आप एक चीज समझिए, हैंग जो होता है, हैंग असल में दो वर्ब हैं। एक होता है हैंग, हंग, हंग, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, हैंग, हंग, हंग। और दूसरा एक होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। अब आप समझेंगे इन दोनों में क्या अंतर होता है। दोनों है, हैंग, हंग, हंग भी होता है, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड भी होता है। क्या डिफरेंस है इनमें? हैंग, हंग, हंग में क्या होता है? कोई चीज कहीं पर टांग दिया, ठीक है ना,
जैसे शर्ट वगैरह कहीं पे टांग दिया। और हैंग्ड होता है तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को फांसी देना। तो ये बताओ प्रिजनर को टांगा गया था कि फांसी दी गई थी, ये तो फांसी देने वाला मैटर है ना। तो जब फांसी देने वाला मैटर यूज करेंगे आप यहाँ पर तो क्या यूज करोगे, हैंग्ड होगा ना, हैंग्ड होना चाहिए। तो यहाँ टू हंग नहीं होगा, होना चाहिए था ये एक्चुअली में पैसिव वॉइस, फांसी देने वाले हैंग की पैसिव वॉइस, तो टू बी हंग नहीं, टू बी हैंग्ड होना चाहिए। सही में यहाँ होना चाहिए टू बी हैंग्ड। तो ये जो लिखा है टू हंग, ये गलत हो गया आपका, टू हंग नहीं हो सकता, इसकी जगह पर होना चाहिए टू बी हैंग्ड। आंसर ये गलत हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए ए वाला हुआ आंसर। आगे चलें, अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन है 49 में, ये 8 अगस्त का पेपर है। इसमें लिखा है कि माय एल्डर सिस्टर, आगे लिखा इज मैरिड विद अ डॉक्टर। ठीक है तो खास बात ये समझिएगा, जब मैरिड को पैसिव वॉइस में हम लोग यूज करते हैं तो मैरिड के साथ में क्या लगता है, विद नहीं लगता है, टू यूज किया जाता है। मैरिड टू बोलचाल में या मतलब स्टैंडर्ड ग्रामर में मैरिड के बाद टू लगता है, काम चलाओ इंग्लिश में मैरिड के साथ विद लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे टू लगाना होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड ग्रामर हो गया, आपका रिटन एग्जामिनेशन है। तो यहाँ जहाँ विद लिखा हुआ है इसकी जगह आप टू कर दीजिए, विद की जगह टू करिए। आंसर कौन सा होगा आपका, सी वाला होगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट में। द शिप ड्रॉन्ड इन द सी। तो ड्रॉन डूबना, डूबने के लिए कितने वर्ड यूज किए जाते हैं, पहले तो डूबना आप देखो यहाँ पे, सीखो डूबना। ठीक है ना, डूब जाना कहीं पर, डूबना। देखो इसके लिए हमारे पास दो वर्ड हैं इंग्लिश में, एक वर्ड होता है सिंक, सैंक, संक, सुना है आपने, सिंक, सैंक और संक, सिंक, सैंक, संक। और एक होता है ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड, ड्रॉन, ड्रॉन्ड, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है ड्रॉन्ड। ठीक है, दोनों में क्या फर्क होता है, ये ड्रॉन, ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड किसके लिए यूज किया जाता है, लिविंग के लिए यूज किया जाता है। और सिंक, संक, सिंक, सैंक, संक किसके लिए यूज किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए। कोई चीज, कोई नॉन लिविंग चीज अगर डूबी है तो उसके लिए सिंक यूज करेंगे। तो शिप क्या है, शिप नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग को अगर आप पानी में डुबा रहे हो तो ड्रॉन्ड नहीं यूज करोगे, क्या यूज करोगे, सिंक, संक, संक, सिंक, सैंक, संक। तो फिलहाल जो ये आपका ड्रॉन्ड लिखा हुआ है ये ड्रॉन्ड गलत है, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड फॉर्म में क्या लगाओगे, सिंक, सैंक, द शिप सैंक। ठीक है ना, सैंक लगना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ भाई। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है कि सी इंसिस्टेड टू अकम्पनी मी। ठीक है, सी इंसिस्टेड टू अकम्पनी मी। तो इंसिस्टेड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन, वंस मोर फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है ना, फिक्स प्रीपोजिशन। इंसिस्ट के बाद क्या लगता है, ऑन लगता है, याद रखिएगा। इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज पर बार बार आग्रह करना। इंसिस्ट के बाद ऑन लगेगा और ऑन लगेगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है ना, इंसिस्टेड। इंसिस्टेड के बाद जो टू अकम्पनी लिखा हुआ है ये गलत हो गया, सी इंसिस्टेड ऑन अकम्पनिंग, अकम्पनिंग मी, ये हो गया, सी इंसिस्टेड ऑन अकम्पनिंग मी। फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर है, इंसिस्ट के बाद ऑन ही लगता है, और ऑन के बाद जब वर्ब आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। याद रखिएगा टू के अलावा, ठीक है, टू के अलावा जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं, मतलब एट, ऑन, इन, फार, फ्रॉम, विद, विदाउट, अंडर, बिलो, बीनीथ, कितनी भी प्रीपोजिशंस हो सबके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है ना, टू को छोड़कर किसी भी वर्ब के बाद। तो अगर आपको इसको डिटेल में जानना हो तो हमने वर्ब फॉर्म पढ़ा तो रखा है, वर्ब फॉर्म। आप जब वर्ब का आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखिए, वर्ब में एक वीडियो होगा वर्ब फॉर्म्स, उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, आप देख लीजिए उसको। 52 पे आते हैं। 52 में क्या, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही जैसा यूज किया जाता है। तो पहले मैं जूरी का कंसेप्ट दूं आपको, जूरी। ठीक है ना, जूरी अगर अनएनिमस है, अनएनिमस का मतलब क्या हुआ, जूरी के मेंबर्स में सबकी राय एक है, तब तो ये सिंगुलर है। और अगर जूरी डिवाइडेड है, जूरी के जो मेंबर्स हैं उनकी राय अलग अलग है, डिवाइडेड है, तो हम जूरी को प्लूरल कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, ये प्लूरल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर जूरी क्या है, जूरी वाज डिवाइडेड, साफ साफ लिखा है कि जूरी वाज डिवाइडेड। अगर जूरी डिवाइडेड है तो इसका मतलब कि ये प्लूरल हो गया, तो वाज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वर। और यहाँ देखो क्या लिखा है, देयर लिखा हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे गलती कहाँ हो गई, जो वर वाज लिखा हुआ है वो वर होना चाहिए था, तो आंसर आपका क्या होगा, बी वाला होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में इन्होंने कहा कि ही हैज कम यस्टरडे। यस्टरडे को आप एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। टाइम एंड टेंस में हम पढ़ाते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में लास्ट में क्या लिखा हो, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे आ जाता है, सिंस यस्टरडे नहीं, केवल यस्टरडे, यस्टरडे लग जाता है, या किसी टाइम के साथ एगो या बिफोर लगा मिल जाता है, आपको क्या क्या मिल जाए, एगो या बिफोर मिल जाए, या इसी टाइम में एगो बिफोर के अलावा मान लीजिए लास्ट के साथ कोई टाइम यूज किया जाए, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट, ठीक है ना, ऐसे ही लास्ट के साथ कोई टाइम यूज कर दीजिए आप, या इन के साथ कोई ईयर यूज कर देते हैं, इन के साथ कोई ईयर यूज कर देते हैं। ईयर पास्ट का होना चाहिए, जैसे इन 2020, इन 2022, इन 2024, इन 2023, इन 2015, वैसे ही पास्ट का कुछ होना चाहिए ईयर। और कल एक आया था इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, याद आया आपको, मैंने कल भी ये चीज बताई थी, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आ गया तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट ही होगा हर हाल में। और एक चीज मैंने बताई थी कि व्हाट इफ, अगर व्हाट इफ आया तो व्हाट इफ के बाद इन सब के साथ जो अगला सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा। यस्टरडे लिखने का मतलब ये हैज कम जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाना चाहिए। तो ये जो हैज कम है ये गलत है, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, केम लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या गलत था, गलत था थोड़ा सा, ठीक है ना, जो ऑप्शन था गलत था। यहाँ पे इन्होंने काम कम लिख दिया, यहाँ पे हैश कम लिख दिया, गलती हो जाएगी। तो क्या होगा, आंसर आप लगा दो, एक डी में लगा दो, आपको कंसेप्ट समझना था। सीधे सीधे हम आपको बताते रहे, ही केम, केम लगेगा यहाँ पर, ही केम यस्टरडे, ठीक है, ही केम यस्टरडे होना चाहिए था सेंटेंस ऐसे। यहाँ पर आंसर कुछ इस तरह के दिए, मतलब इस बार आंसर में तो आप लोगों को पता ही ना कि बवाल हुआ था, तो हम कुछ ज्यादा कह नहीं सकते एसएससी को, आप खाली पढ़ते रहिए, सही आंसर समझ लीजिए क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो अगला है कि ही इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 5 years। देखो यहाँ लिखा है सिंस 5 years। अब इस सेंटेंस में दो जगह गलतियां हो गई, ठीक है ना, दो गलतियां हो गई। मैं क्या बताऊं आपको कहाँ गलती है, दो गलतियां आपको मैं समझाता हूं। अब एसएससी को हम कुछ नहीं कह सकते, आप समझिए, पर रही सही का क्या ये देखिएगा। 5 years, कल मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम दिया होता है 5 के साथ में, कोई 1 2 3 4 5 के साथ कोई टाइम दिया, जैसे मान लिया 3 ले लेते, एक नंबर ले लेते हैं 3, जैसे 3 hours हो गया, 3 days हो गया, 3 weeks हो गया, 3 months हो गया, 3 years हो गया। तो ये क्या होता है, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। कल भी ये बात हुई थी, मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम लगता है तो परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, फार लगता है। तो यहाँ जहाँ सिंस लगा है यहाँ क्या लगना चाहिए, फार लगना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो इज लिविंग लिखा हुआ है, भाई ये जो सिंस 5 years होता है या फार 5 years होता है, ये कंटिन्यूअस टेंस में लगता ही नहीं, किस में लगता है, ये तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। जहाँ ही इज लिखा है वहाँ क्या होना चाहिए, ही हैज बीन लिविंग होना चाहिए कि नहीं। आप लोग ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही हैज बीन लिविंग होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कहाँ पर एरर बताऊं, बताइए कहाँ एरर बताऊं। इज गलत है, यहाँ पर हैज बीन होना चाहिए, इज गलत है, यहाँ पर हैज बीन होना चाहिए, और ये सिंस गलत है, यहाँ पर फार होना चाहिए। आईएसएससी ने आपको आंसर क्या दिया था, सी का। मेरे हिसाब से तो बी और सी दोनों गलत हैं। ठीक है, अब इसकी ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी आप लोग समझदार हो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा कि हार्डली हैड ही लेफ्ट द रूम व्हेन द गेस्ट्स हैव अराइव्ड। आप लोगों को एक चीज अच्छी तरह से पता है, हार्डली हैड, यहाँ पर हैड लगा हुआ है, ये हैड लगने से ये सेंटेंस कौन सा हो गया, पास्ट का हो गया। और हार्डली के साथ हैड लगता है, ये वाला पोर्शन करेक्ट है। व्हेन द गेस्ट हैव अराइव्ड, हैव कैसे हो सकता है, ये प्रेजेंट कैसे हो सकता है, ये भी पास्ट होना चाहिए था। तो व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, हैव नहीं लगना चाहिए था, तो ये हैव गलत हो जाता। आंसर कौन सा हो गया, डी वाला हो गया। अब आ जाओ 56 में। 56 में इन्होंने कहा नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स, ये 50 स्टूडेंट्स क्या है बताओ, नंबर है। 50 स्टूडेंट्स क्या है, नंबर है। 50 क्या है, एक नंबर है,
और स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है। अब आप जरा नीचे आ जाइए, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट समझाना है आपको। एक कंसेप्ट समझाना है, समझिएगा जरा। जैसे एक वर्ड होता है लिटिल, लिटिल आपको पता है, और एक वर्ड होता है फ्यू, ठीक है। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, लेस होती है। इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लीस्ट होती है। फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, फ्यूअर होती है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, फ्यूएस्ट होती है, ठीक है। चलिए, लिटिल क्या होता है, लिटिल है क्वांटिटी, लिटिल क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। और फ्यू क्या बताता है, नंबर बताता है, ठीक है, नंबर बताता है। तो यूज कहाँ किया जाता है, ये देखिए आप कहाँ यूज किया जाएगा। लिटिल चूंकि क्वांटिटी है, लिटिल क्या है, चूंकि क्वांटिटी है, तो कहाँ यूज किया जाएगा, यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। इसको किसके साथ यूज करोगे आप, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करोगे, काउंटेबल के साथ नहीं लगा सकते हो। दूसरा है नंबर, नंबर वाला किसके साथ लगाओगे, यूज्ड विद प्लूरल नाउन, किसके साथ लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाना होगा। और यहाँ भी क्या आया, 50 स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो हाउ कैन यू यूज लेस हियर, यहाँ लेस तो नहीं लगा सकते हो ना, यहाँ क्या लगाना चाहिए आपको, देन लगा हुआ है। देन मतलब कॉपरेटिव चाहिए, तो यहाँ लेस ना लगा करके क्या डिमांड है आपकी, फ्यूअर की। यहाँ देख लो, लेस नहीं फ्यूअर चाहिए आपको ना, क्योंकि प्लूरल नाउन लगा हुआ है, तो आप लेस कैसे लगा सकते हो, लेस तो अनकाउंटेबल। मान लो कहीं मिल्क वगैरह की बात हो तो लेस मिल्क होता, लेस नॉलेज होता, ये सब हो सकता है। तो आपका ये जो लेस वर्ड है वो गलत है, उसकी जगह पर क्या आना चाहिए था, फ्यूअर आना चाहिए था, ठीक। ये लेस गलत है, इसकी जगह पर सही सही होना चाहिए फ्यूअर। ये क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 57 पे। द ओल्ड मैन फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। इसमें क्या है, देखो फेल के साथ क्या लगा, डाउन, फेल के साथ क्या लगा, डाउन। जब फेल के साथ डाउन लगा है तो फ्रॉम की क्या जरूरत है, सुपरफ्लुअस हुआ, तो फेल डाउन, ये फेल डाउन तो ठीक है। फ्रॉम द स्टेयर्स, यहाँ पे जो फ्रॉम द स्टेयर्स लिखा है इसको फ्रॉम हटाओ, कोई जरूरत नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो 58 में, 58 में इन्होंने कहा कि आई हैव विजिटेड आगरा लास्ट मंथ। लास्ट मंथ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लास्ट के साथ कोई टाइम दिया, जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने कहा था लास्ट के साथ अगर कोई टाइम दिया होता है तो उस सेंटेंस में क्या होता है, लास्ट के साथ टाइम होगा तो उस टेंस में होता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो ये जो हैव विजिटेड है वो गलत हो गया कि नहीं होता, हैव हटाओ, आई विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ लास्ट मंथ लिखा हुआ है। गलत क्या हुआ, लास्ट मंथ तो सही है, हैव विजिटेड गलत हो गया, हैव में हैव नहीं होना चाहिए था, सीधे आई विजिटेड होना चाहिए था। तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे आते हैं 59 में। 59 में इन्होंने कहा कि ही, आगे लिखा डज नॉट नो टू स्विम। देखो नो होता है ना तैरना आना, ही डज नॉट नो टू स्विम, उसको तैरना नहीं आता। जब नो के बाद कोई इन्फिनेटिव आता है तो ये इन्फिनेटिव के फॉर्म में लिखा नहीं जाता, ही डज नॉट नो, कोई काम करने का तरीका, ही डज नॉट नो, टू स्विम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ऐसे होता है, ठीक है ना। अगर हम कहें कि मुझे कार चलाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, मुझे तैरना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, ठीक है ना। मुझे बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू मेक एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो जब कोई कार्य करने, सीखने और जानने की बात होती है तो यहाँ पर टू स्विम, इन्फिनेटिव नहीं, कौन सा लगे था, हाउ टू स्विम यूज करना चाहिए था, ठीक है। सेकंड वाला गलत हो गया। आगे आते हैं, अब यहाँ लिखा कि शी इज बेटर इन मैथमेटिक्स देन इन इंग्लिश। तो देखो पहले मैं आपको गुड के साथ में एक कंसेप्ट समझाता हूं, किसके साथ, गुड के साथ में। एक लिखा गुड, एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। गुड के साथ दो फिक्स प्रीपोजिशन का मैटर, गुड एट होता है और गुड इन होता है। अगर कोई लैंग्वेज है, किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, मैथमेटिक्स है, सॉरी हिंदी, इंग्लिश, फारसी, ये होता है, लैंग्वेज आता है तो इन यूज किया जाता है। और एट आता है किसमें, एट समथिंग, तो कोई और सब्जेक्ट हो जाए, कोई और सब्जेक्ट हो, जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये होता है तो एट लग जाता है। कोई सब्जेक्ट हो जाए या फिर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो तो गुड एट यूज किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में अच्छे होने की बात कर रहे हैं तो होना क्या चाहिए था कि गुड इन नहीं होना चाहिए था, गुड एट होना चाहिए था। और यहाँ जहाँ पर इंग्लिश है यहाँ पे क्या लगेगा, लैंग्वेज है, इन होना चाहिए था।
ठीक, समझ में आ गए। चलिए, तो इन वाले की तो छोड़ो, फिलहाल क्या होगा, बेटर, बेटर क्या है, गुड की ही तो कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर क्या है, गुड की ही तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो जो गुड के साथ लगेगा वही बेटर के साथ लगेगा। तो ये जो मैथमेटिक्स है वहां पे एट होना चाहिए था, इन नहीं, सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, ना कि इन मैथमेटिक्स होगा। क्लियर हो गया। चलिए, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 61 में इन्होंने कहा आई प्रेफर टी देन कॉफी। तो कल मैंने जूनियर सीनियर वाला कुछ एग्जांपल दिया था, तो उसी में एक वर्ब आती है प्रेफर, और इसी प्रेफर से बना हुआ है प्रेफरेबल। ठीक है ना, ये दो वर्ड हैं, इनके साथ भी सेम कहानी है, इनके साथ भी दैन नहीं लगता, टू लगता है। ठीक है ना, अब इनके पहले मोर मोस्ट नहीं यूज किया जाएगा, प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ में दैन नहीं लगता, टू लगता है एक बार। अब इनके पहले मोर या मोस्ट आप नहीं लगाएंगे, तो ये प्रेफर है, प्रेफर के साथ में हम दैन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। आपको गलती आपकी मिल गई, एरर मिल गई, तो यहाँ टी के बाद जो दैन लिखा है, दैन काटी, यहाँ होना क्या चाहिए, टू होना चाहिए था, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 62 में आते हैं। इन्होंने कहा कि द न्यूज आर टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज, ये न्यूज क्या प्लूरल होगा क्या कि सिंगुलर माना जाएगा? न्यूज को क्या माना जाएगा, ये सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नहीं होता। सिंगुलर के साथ आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, तो ये आर गलत हुआ आपका, न्यूज इज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वंस मोर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 63। इन्होंने लिखा कि द सीनरीज ऑफ ऊटी वर वंडरफुल। पहली बात यह हुआ कि सीनरीज होता ही नहीं है, कुछ नाउन्स होते हैं जिनका कभी प्लूरल नहीं बन सकता है। चलिए कुछ मैं लिखता हूं आपको, ठीक है, थोड़े बहुत, दो चार। एक वर्ड है आपका फर्नीचर। फर्नीचर को आप भूल कर कभी फर्नीचर्स लिख ही नहीं सकते हो, फर्नीचर। उसी में आता है सीनरी आपका, सीनरी जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश में। ऐसे ही पोएट्री है, ठीक है ना, पोएट्री है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता, वैसे ही पोएट्री हो गया। लगेज है, लगेजेज कभी आप कह ही नहीं सकते, लगेजेज कोई वर्ड नहीं है। स्टेशनरी है, ठीक है, आपके पास पेन पेंसिल रबर कटर कितने भी हो, सबको क्या कहोगे, स्टेशनरी कहोगे, स्टेशनरीज नहीं कहोगे। ऐसे कुछ वर्ड हैं। तो जब आप सीनरीज कर ही नहीं सकते हो, अगर आपके पास, और आपके पास वर्ब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब दिया है, वर्ब, वर्ब वर लगी है, ये प्लूरल है। और सीनरीज आप कर नहीं सकते, ये प्लूरल हो नहीं सकता। फिर आपके पास क्या चार्ज है आपको पास, ये अगर सीनरी हम वाच, वर को वाच कर देते हैं, मान लो हम वर को इसकी जगह पर वाच लिख दे, तब भी तो ये गलत हो रहा है। सीनरीज को कोई वर्ड ही नहीं होता, तो इसको वाच बनाने से कोई फायदा है नहीं हमें, फिर हमें वर रखना ही रखना है। ठीक है, तो सीनरीज गलत हुआ, तो सीनरीज को हम प्लूरल में चेंज करेंगे, सीनरीज हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको, आप सीन्स कह दो। सीन्स हो सकता है, सीनरीज नहीं हो सकता, क्योंकि सीनरीज को प्लूरल नहीं बना पाओगे। ठीक है, सीन्स करो। गलत क्या होगा आपका, ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपका आंसर हो गया, जो सीनरीज लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ सीन्स होना चाहिए था, सेकंड वाला ऑप्शन हुआ। ठीक है, आगे आ जाओ 64 में, सी रिजेंबल्स विद हर मदर। रिजेंबल एक ऐसी वर्ब है, जब रिजेंबल के बाद ऐसे तो कोई प्रीपोजिशन लगता नहीं जनरली, स्टैंडर्ड इंग्लिश ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर लगाना चाहते हो तो कभी कभी न्यूज़पेपर वगैरह में टू लगा हुआ मिलता है, तो रिजेंबल के साथ टू लग सकता है, तो बिल्कुल नहीं लग सकता, वैसे ना लगाओ। रिजेंबल के बाद सी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपने माँ से मिलती जुलती है, माँ पर गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिजेंबल के बाद टू लगाना है आपको, विद नहीं लगा सकते हो। क्या फिर कलर चेंज, ये हो गया आपका आंसर, कौन सा हो गया, बी वाला हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ 65। इन्होंने कहा ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग। देखो जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं किसी सेंटेंस को, ये रिपोर्टिंग हो गई, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो जब हम इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, तो जब सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड से कनेक्ट कर रहे होते हैं हम लोग, तो हम लोग कोई कंजंक्शन नहीं लगाते। देखो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, आस्क वाला लगाते हैं, तो आस्क वाले में दैट नहीं लगता ना, या तो इफ वेदर लगता है, या तो फिर जो क्वेश्चन वर्ड हु व्हाट व्हाई वेयर व्हेन यही लगा रहता है, तो दैट नहीं लगाना चाहिए था। गलती कहाँ हो गई, अब आपका आंसर जो होगा वो होगा ये दैट वाला। ठीक है, तो कौन सा हो गया, डी वाला हो गया। आगे चले, नेक्स्ट है आपका 66। यहाँ लिखा कि शी मैरिड विद अ डॉक्टर। फिर वही क्वेश्चन आया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मैरिड के साथ में शी वाज मैरिड लिखा है, उसमें शी वाज मैरिड था, अब की बात मैरिड लिखा हुआ था। तो ये मैरिड क्या है,
एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस याद करिए सी, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि सी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है और सी सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, तो इसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए, नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता यहाँ पर, ठीक है ना, टू भी नहीं लगेगा आपकी बात, शी मैरिड अ डॉक्टर, विद नहीं, टू नहीं लगाना है। अगर पैसिव वॉइस में लिखा होता है सी वाज मैरिड तब लगा लेते टू, एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में आ जाओ, ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स। तो अभी थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग में हमने कहा था दो सेंटेंस लिखे थे, यहाँ पे मैंने कहा था पहला सब्जेक्ट होगा, यहाँ कुछ कंजंक्शंस लिखे थे, यहाँ लिखा था दूसरा सब्जेक्ट होगा, बाद में इनके लिए वर्ब लगाए थे। तो ये बीच में हमने कुछ कंजंक्शंस लिखे थे जिसमें मैंने कहा था कि एक विद होगा, टुगेदर विद होगा, अलॉन्ग विद होगा, तो उसी में मैंने लास्ट में एज वेल एज भी लिखा था आप लोगों का, ठीक है ना, एज वेल एज लिखा था और टुगेदर विद भी लिखा था, 3-4 लिखे थे। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर आपकी वर्ब अगर आपका सब्जेक्ट विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज से जुड़ा होता है तो जो हमारी वर्ब होती है किसको देख के लगती है, पहले वाले सब्जेक्ट को देख के लगती है। इसमें क्या लिखा, एज वेल एज आपका कंजंक्शन था, एज वेल एज से एक सब्जेक्ट ही हो गया और एक दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा, हिज ब्रदर्स हो गया। वर्ब किसके लिए लगेगी, पहले वाले सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग। तो अगर आप पहले वाले सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो यहाँ पे जहाँ वर्ब लगा है वहाँ क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या गलत हुआ, ये वाज जहाँ वर्ब लिखा है इसकी जगह पर क्या लगना चाहिए था, वाज लगना चाहिए था। तो आंसर क्या होगा, सी वाला हुआ। अब आ जाओ 68 में। 68 में क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैव इंक्रीज्ड दिस ईयर। तो द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ एक कंसेप्ट है, पहले आपको वो कंसेप्ट बताता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, सीखना है ना कंसेप्ट को। चलिए तो एक है आपका अ नंबर ऑफ, क्या है, अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ, और एक होता है आपका द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। फिर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का मैटर है ये, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ के साथ क्या लगा दे रहे हैं, देखो अ नंबर ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा, और द नंबर ऑफ के साथ भी क्या लगता है, प्लूरल नाउन लगता है, ठीक है ना। लेकिन इनके साथ जो वर्ब लगती है वहां पे डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप अ नंबर ऑफ यूज किए हो, अ नंबर ऑफ, तब यहाँ पर वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है। अगर आप द नंबर ऑफ यूज करोगे तो इसके साथ वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। तो यहाँ पे क्या लगा, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट, द नंबर ऑफ क्या है, द नंबर ऑफ लगा, ये देखो प्लूरल नाउन लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ से अगर आप शुरू कर रहे हैं सेंटेंस को तो प्लूरल वर्ब नहीं लग सकती है, तो हैव की जगह क्या होगा, यहां लगना चाहिए था हैज, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, डी वाला हो गया, ठीक है। चले आगे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69। 69 लिखा, सी प्रिवेंटेड मी टू एंटर द हॉल। तो प्रिवेंट एक वर्ब को आप पहचानिए, आप इसके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन मैटर होता है, फिक्स प्रीपोजिशन वाला मैटर। चलिए मैं आपको कुछ वर्ब्स बताता हूं, नोट कर लीजिएगा, इनको आपके काम आएंगी। जैसे एक वर्ब है एब्स्टेन, कौन सी वर्ब है, एब्स्टेन। एब्स्टेन मतलब होता है किसी चीज से आप दूर रह रहे हैं, जिससे दारू वारू नहीं पीते, एब्स्टेन फ्रॉम लिकर, एब्स्टेन हो गया। और एक होता है रिफ्रेन, ठीक है, एब्स्टेन हो गया, रिफ्रेन हो गया। एक वर्ब आती है प्रिवेंट, जो यहाँ पर दी हुई है, प्रिवेंट है। एक वर्ब है प्रोहिबिट, प्रिवेंट हो गया और प्रोहिबिट हो गई। एक वर्ब आती है आपकी डिबार, ठीक है ना, ये वर्ब्स हैं, ठीक है। इनका मतलब होता है ना रोकना या मना करना किसी चीज को। इनके साथ जो वर्ब प्रीपोजिशन लगता है ना, वो क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। और फ्रॉम के साथ जो वर्ब यूज की जाएगी क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी या फिर नाउन लगा दो। ही एब्स्टेन्स फ्रॉम लिकर, नाउन हो गया, ठीक है ना, या ड्रिंकिंग, दोनों में से कोई भी, या तो नाउन होगा या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। पर प्रीपोजिशन क्या होता है इनके साथ, इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, टू नहीं लगता। अब आते हैं आपके मैटर पे, ये प्रिवेंटेड लिखा है, ये जो टू लिखा हुआ है, टू नहीं होना चाहिए, टू होगा तो एंटर भी नहीं होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे, फ्रॉम होगा और एंटरिंग होगा। फ्रॉम के साथ क्या लगेगा, एंटरिंग लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ टू एंटर जो लिखा हुआ वो गलत है, फ्रॉम एंटरिंग होगा। आंसर आपका क्या होना चाहिए था, ए वाला होना चाहिए था। नेक्स्ट में चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर 70 है। 70 में इन्होंने कहा द टीम वर प्लेइंग वेल। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक।
टीम कलेक्टिव नाउन है, तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, प्लूरल कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, तो यहाँ पे वाज लगना चाहिए था। टीम के प्लेयर्स को अलग अलग नहीं, एक टीम के रूप में देखा जा रहा है, तो वाज लगना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, द थीफ वाज हंग फॉर हिज क्राइम्स। चोर को हंग मतलब फांसी दे दी गई अपराध उसके क्राइम्स के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था फांसी देने वाला हंग कौन होता है, एक था हैंग, हंग हंग, ठीक है ना, हंग और हंग था, ठीक, और एक क्या था आपका हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड। आपको याद आ रहा, इसमें फांसी देने वाला कौन था, हैंग्ड वाला, ये था ना फांसी देने वाला। तो यहाँ पे थीफ वाज हंग नहीं होगा, क्या होना चाहिए था, थी चोर को फांसी दे दी गई थी तो उसको क्या होगा, हैंग्ड होगा। गलत आंसर कहाँ होगा, ये हंग नहीं हो, हैंग्ड होना चाहिए था, तो ए वाला होगा। नेक्स्ट में आ जाओ 72 में, द कमेटी हैव गिवन इट्स डिसीजन। कमेटी के लिए दो चीजें लगी हैं, यहाँ पे इट्स लगा है किसके लिए, कमेटी के लिए, हैव किसके लिए लगा है, कमेटी के लिए। तो इट्स सही है क्योंकि कमेटी को क्या दिया हो, सिंगुलर मानेंगे ना, कमेटी हैव गिवन इट्स डिसीजन, कमेटी ने अपना डिसीजन दे दिया। अगर डिसीजन डिवाइडेड नहीं है, जूरी की तरह अगर डिसीजन डिवाइडेड नहीं है तो ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो हैव नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो लगाओ हैज कहाँ पर है, हैज, फिलहाल ये हैव आपका गलत हुआ, इसकी जगह हैज होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ भाई 72, अरे ये तो लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कहां से होगा। तो ये आपके 72 क्वेश्चंस थे स्टेनोग्राफर 2025 के। जितने भी एरर्स थे 72 एरर्स में से हमने 72 कर डाले।